हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं आपको टिंटर्न एबी के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो ध्यान दीजिएगा कि टिंटर्न एबी को स्टडी करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप ये फील करें कि एक आप कहीं माउंटेन प्लेस पर गए हुए हैं घूमने। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को फील नहीं करेंगे, तब तक आपको पोएम बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। फॉर एन एग्जाम्पल गाइज, मैं आपको अपना अनुभव शेयर करता हूं कि जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि 5 साल के बाद जब मैं टिंटर्न एबी को विजिट किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने विजिट किया तो कोई पोएम वगैरह उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जब वो सेकंड टाइम विजिट करते हैं तब उन्होंने पोएम लिखा था। तो फॉर एन एग्जाम्पल गाइज, मैं तो इस चीज़ को पर्सनली फील किया हूँ कि बहुत साल पहले मैं एक बार कौशानी, आप जानते होंगे कौशानी जो कि सुमित्रानंद पंत की जन्मस्थली है, वो भी नेचर पोएट हैं हिंदी के। तो मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे लगभग 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक मैं वहाँ पे था और उसको घूमा टहला, बड़ा एंजॉय किया। तो उस समय वास्तव में जब मैं उस प्लेस को विजिट किया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा उस समय, लेकिन जब मैं वहाँ से आया, जब मैं वहाँ से लौट करके 1 सप्ताह बाद आया और जब मैं सिटी में रहने लगा, तब मुझे ये अंतर समझ में आने लगा कि यार वो लाइफ कैसी थी और ये लाइफ कैसी है। तो पर्सनली गाइज, मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। अगर आपको भी कभी लाइफ में मौका मिले तो आप जरूर, अगर आप नहीं गए हैं या आप गए हैं, यदि आप हो आए हैं किसी हिल स्टेशन पे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पोएम बहुत ज़्यादा समझ में आएगी। और यदि आप नहीं जा पाए हैं तो एक बार ज़रूर जाइए और फिर उसके बाद इस पोएम को पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो गाइज होता क्या है कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, 5 साल पहले, क्योंकि पोएम से ही ये क्लियर हो जाएगा आपको, पोएम की पहली लाइन से ही क्लियर हो जाएगा कि 5 साल पहले एक बार वो टिंटर्न एबी विजिट किए थे और फिर 5 साल बाद वो आए। ठीक है, तो वो जब पोएट कोई चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो अपनी पोएटिक स्टाइल में उसको डिस्क्राइब करते हैं। गाइज, इस पोएम को पढ़ने से पहले मैंने इस पोएम की इंपॉर्टेंट वर्ड्स को भी डिस्क्राइब किया है। जब आप वर्ड को विथ इमेज एक बार और स्टडी कर लेंगे तो पोएम आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि पोएम बहुत लंबा है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको उसको समराइज करता हुआ चलूँगा और जो उसको इम्पॉर्टेंट लाइन है मैं पोएम को पढ़ाते समय भी समझाऊंगा और पोएम को पढ़ाने के बाद भी मैं आपको लाइंस को एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जितने भी पोएम्स वर्ड्सवर्थ के हैं या मिल्टन के हैं, एक एक लाइन को पढ़ाने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोर्स बहुत डिले होने लगेगा। ठीक है, तो आप देखिए एक एक लाइन को समझिए। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters and again I hear। देखिए एकदम क्लियर है, वेरी मच क्लियर है कि विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटर्न एबी को 5 साल के बाद, है ना, विजिट करते हैं। फिर 93 के बाद, फिर 5 साल बाद 98 में यहां पे आते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि 5 years have passed, 5 साल का, कहते हैं कि 5 साल पहले मैं यहाँ टिंटर्न एबी आया था। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है ये कि मैं 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो 5 साल में हुआ क्या क्या। कह रहे हैं कि 5 समर्स, जब 5 साल बीतेगा तो 5 समर बीतेगा, एकदम स्पष्ट है। और फिर कह रहे हैं विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, क्योंकि जानते हैं कोल्ड कंट्रीज में, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे कंट्रीज में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे विंटर बहुत लॉन्ग होता है। तो कह रहे अपने यहाँ तो 1.5 महीने 2 महीने की ठंडी होती है। तो ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स कितना समय बीत गया, 5 समर बीत गए, 5 ठंडी के समय बीत गए, एंड अगेन आई हियर। और वहाँ आते हैं उस प्लेस पर जब सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हैं कि जो 5 साल पहले मैंने देखा था और आज जो मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर जो फीलिंग डेवलप हो रही है, जो चीज़ें मुझे फील हो रहा है, वो बहुत अलग है पहले से और अब में। ठीक है, कहते हैं लॉन्ग एंड अगेन आई हियर, कहते हैं मैं फिर सुन रहा हूं। एक बार तो वो सुन चुके थे और कह रहे मैं फिर सुन रहा हूं। क्या सुन रहा हूं? These waters rolling from the mountain spring with a soft inland murmur। कहते हैं कि एक बार मैं फिर सुन रहा हूं क्या, कि मानकर जब आप माउंटेन के पास जब आप खड़े रहेंगे तो वहां को जो प्राकृतिक नजारा होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। कहते हैं दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम द माउंटेन्स स्प्रिंग। और हो क्या रहा है, जब मैं देख रहा हूं कि पहाड़ से जो पानी है वो क्या कर रहा है, कल 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 की आवाज करते हुए नीचे की तरफ आ रही है। विथ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर वंस अगेन डू आई बिहोल्ड द स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। कहते हैं एक बार मैं फिर
क्लिफ मतलब समझते हैं बहुत बड़ी जो चट्टानें होती हैं, स्पेशली जो क्लिफ वर्ड होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई पहाड़ अगर होता है, ये बहुत बड़ा अगर पहाड़ है और यहाँ पे पानी की जो धाराएं हैं इसे काट करके एकदम अलग कर देती हैं, बहुत खूबसूरत प्लेस वो हो जाता है। कहते हैं विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दी स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। कहते हैं ये जो बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो पहाड़ें हैं, इनके क्लिफ्स को मैं देख रहा हूं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। कहते हैं दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूटेड है ना सीन इम्प्रेस and a thought of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky। कहते हैं जब मैं देख रहा हूं, क्योंकि जो चारों तरफ प्राकृतिक नजारा ही तो नजारा है, कहते हैं जब मैं दूसरी तरफ देख रहा हूं, जब मेरी नजरें इधर उधर जा रही हैं, तो क्या करें, डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप्स एंड लॉफ्टी क्लिप्स। डू बिहोल्ड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत तन्मयता से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही एकाग्रचित होकर के देखना। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। सेक्लूडेड मतलब होता है जो पेड़ों की जो कतारें हैं, जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, उनको जब मैं देखता हूं, थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। लैंडस्केप आप समझ रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं जैसे कि जब हम किसी चीज को देखते हैं, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो यहां से जैसे पहाड़, जैसे यहां पे माउंटेन पे हम खड़े हैं और देखते हैं तो सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जैसे आगे चल के स्काई से वो मैच कर जा रही हैं, स्काई को टच कर रही हैं। द डे इज कम वेन आई अगेन रिपोज। अब एक बार फिर एक समय आ गया, कहते हैं ना कि अब वो दिन एक बार फिर आ गया जब मैं उसी स्थान पर जहां 5 साल पहले मैं आया था, आज मैं वहां फिर आकर के रिपोज मतलब आराम कर रहा हूं, एंजॉय कर रहा हूं, इस प्रकृति की गोद में रहने का आनंद उठा रहा हूं। फिर क्या देख रहे हैं, हियर अंडर दिस डार्क सिकमोर ट्री एंड व्यू दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड। फिर सिकमोर ट्री क्या होता है, इसमें चूंकि जंगल है तो तरह सिकमोर ट्रीज है ना, वो ट्री भी दिख रहा है उनको। दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड दीज ऑर्चर्ड टफ्स। अब कॉटेज ग्राउंड क्या होता है, आप देख रहे हैं जैसे कि कुछ लोग रहने वाले जो होते हैं, कॉटेज ग्राउंड है, ठीक है। और फिर दीज ऑर्चर्ड टफ्स, ऑर्चर्ड माने क्या होता है, फलों का बगीचा होता है। मैं जिन फलों के बगीचों को बहुत पहले देखा था, आज उन सभी फल के बगीचों को मैं फिर से देख रहा हूं। उन चीजों, वो जो नज़ारे मैं बहुत साल पहले देखा था, आज उन नज़ारों को मैं फिर से देख रहा हूं, ठीक है। विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट, कि इसी समय, जिस समय में मैं अभी हूं, उसी समय मैं जब आया था उस समय भी ये क्या थे, जो चारों तरफ पेड़ दिख रहे हैं, जो चारों तरफ मैं फल, जैसे इन्होंने कहा ना कि जो ऑर्चर्ड है, फलों का अगर बगीचा है, तो फल के बगीचे में जो फल लगे हुए हैं अनराइप हैं, वो फल पके नहीं हैं। जैसे अनराइप फ्रूट को मैंने 5 साल पहले देखा था, आज भी वो अनराइप फ्रूट मुझे आज भी ये दिख रहे हैं, ठीक। आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, और वो कैसे दिख रहे हैं, ग्रीन ह्यू का मतलब होता है भाई जाहिर से जो फल पके नहीं होते हैं वो मैक्सिमम ग्रीन होते हैं, वो क्या होते हैं, हरे हरे हो। जैसे मैंगो है, बहुत सारे ऐसे फल हैं जो नहीं पके होते हैं तो केवल ग्रीन ही दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो किस कलर में हैं, वो सारे के सारे जितने अनराइप फ्रूट हैं वो क्या हैं, ग्रीन ह्यू में हैं, कि ग्रीन कलर में ही केवल दिख रहे हैं। एंड लूज देमसेल्फ मिड ग्रोव एंड कोप्स वंस अगेन आई सी। और ये सब जो ये वृक्ष ही हैं, एक सेक्रेट कोप्स है, ग्रोव्स है, ये एक तरह से वृक्ष होते हैं। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो लाइन में लगे होते हैं, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो सैक्रिड होते हैं, जैसे अपने यहाँ तुलसी का होता है, और सारे पौधे होते हैं। तो ये सारे जो प्लांट्स ही हैं, ट्रीज ही हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको ऑलरेडी, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं जब वर्ड पढ़ा रहा था मैं आपको। कह रहे हैं वंस अगेन आई सी, मैं फिर देख रहा हूं क्या, दीज हेड्स रोज हार्डली हेड्स रोज लिटिल लाइन्स ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड दीज पास्टोरल फॉर्म्स। मैं फिर उन्हीं वृक्षों को, जिन वृक्षों को बहुत साल पहले मैंने देखा था, आज भी उन वृक्षों की कतारों को मैं फिर से देख रहा हूं, फिर से उन्हें देखने का आनंद पा रहा हूं, फिर से उन्हें देखने का आनंद उठा रहा हूं। राइट, ग्रीन टू द स्काई डोर एंड रैच ऑफ स्मोक सेंट अप इन साइलेंस। कहते हैं कि जैसे कि जब
जंगल को हम देखते हैं बहुत दूर से तो कुछ भी वहां पे दिखता नहीं है, एकदम सपाट दिखता है, केवल हरे भरे पेड़ दिखते हैं। लेकिन जब वर्ड्सवर्थ फिर से अपने दिमाग अपने अपने आईज को दूसरी तरफ जब डालते हैं, जब चीजों को देखते हैं, तो कहना ग्रीन टू द वेरी डोर, वो ग्रीनरी को जब देखते हैं एंड व्रेस ऑफ स्मोक, तभी उनका ध्यान जाता है कि धुआं उठ रहा है। जैसे धुआं का गुब्बारा उठना, जब उन्होंने दूसरी तरफ नजर डाली तो देखा कि अरे ये तो धुआं का गुब्बारा उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, धुआं आ कहां से रहा है। जैसे भाई जंगल में कुछ नहीं दिख रहा है, एकाएक आपको धुआं उठता है दिख जाए तो अरे इस जंगल में क्या है, यहां जंगल में कौन रह सकता है। तो उन्होंने देखा कि सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज, कहते हैं कि ग्रीन टू द वेरी डोर, चारों तरफ तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई दे रही है, एंड व्रेस ऑफ स्मोक, लेकिन ये धुआं कहां से आ रहा है, धुआं उड़ रहा है। सेंट अप मतलब ऊपर जा रही है, इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज, जो वृक्ष हमें दिखाई दे रहे हैं एकदम शांत दिखाई दे रहे हैं, उस शांत वृक्ष से धुएं कहां से उठ रहे हैं। तो उनको आश्चर्य होता है कि धुआं कहां से आ गया। विथ सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीन, जैसा है कि उन्होंने देखा, अब उन्होंने सोचा कि जाहिर सी बात है कि जिस बात को मैं नोटिस कर रहा हूं, नो डाउट बिना किसी मानव के हुए, बिना किसी इंसान के हुए धुआं तो उड़ ही नहीं सकता है। फिर ऑफ वैग्रेंट डोलर्स इन हाउसलेस वुड्स, हो सकता है कुछ वैग्रेंट डोलर्स जैसे होते हैं, बंजारे वगैरह होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं, कुछ यात्री होते हैं, कुछ तीर्थ यात्री होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पहले जमाने में लोग पैदल ही जाते थे और जहां स्थान मिलता था वहीं अपना बना खा के सो जाया करते थे। तो उन्होंने उनका कहना है कि हो सकता है कोई वैग्रेंट हो, या ऑफ सम हर्मिट्स, हो सकता है कि यहाँ पास में कोई गुफा हो या कोई संत महात्माओं का वो, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी एक कहते हैं ना कि टिंटन एबी था, ऑलरेडी एक मठ पहले था जो कि अब इस समय कोई नहीं रहता है, राइट। लेकिन हो सकता है, उन्होंने कहा हो सकता है कोई संत महात्मा हो, वो अपना बैठ करके खाना वगैरह बना रहे हैं। वेयर बाय हिज फायर द हर्मिट सिट्स अलोन, हो सकता है कि ठंड चूंकि बहुत ज्यादा पड़ती है तो हो सकता है ठंड के वजह से उन्होंने अपने आग को जलाया होगा और आग जला करके आसपास में बैठ करके अपने को वार्म अप कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो नेचर का डिस्क्रिप्शन है टोटल इस पोयम में, नेचर को ही डिस्क्राइब किया है इन्होंने, एक एक चीजों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब क्या है, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, कह रहे हैं जब उनकी निगाह पड़ती कहते हैं वाओ फैंटास्टिक, कितने सुंदर फॉर्म्स हैं। कमाल की बात है, ये पोएम इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उसी प्लेस पे जा करके उसको एक एक चीज को दिखा दिखा के डिस्क्राइब किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है ना। दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, मतलब जो फॉर्म्स को देखते हैं, जैसे फॉर्म जो होते हैं फॉर्म्स हाउस होते हैं, कहते हैं दीज ब्यूटियस फॉर्म, ये फॉर्म्स कितने सुंदर हैं, है ना। थ्रो अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट सीन टू मी as is a landscape to a blind man's eye but oft in lonely rooms and midst of the din। कहते हैं जो ये कहते हैं जो ये आपके ब्यूटियस फॉर्म्स हैं, इनकी जो खूबसूरती है, इनकी जो सुंदरता है, मेरे दिल, मेरे मस्तिष्क, मेरे दिमाग में ऐसे समाई है कि इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। एज इज लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैंस आई, ठीक है, जैसे होता है, क्योंकि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कहते हैं ना कि बहुत अच्छी सुंदर सी ग्रीनरी देख रहा हो और उसी समय वो अंधा हो जाए, राइट, तो जानते हैं वो ग्रीनरी उसके माइंड में फॉर एवर सेव रहेगी। कहें ठीक मेरे भी दिमाग में इस टिंटन एब्बी के चारों तरफ की जो सुंदर प्राकृतिक छटा है मेरे आंख में वैसे ही समा गई फॉर एवर के लिए, जैसे कि एक ब्लाइंड मैन के आंख में खूबसूरती समा जाती है, कहते हैं। लेकिन अब वो खूबसूरती मुझे काम कहां आती है, बिलीव मी गाइस कि अगर आप भी किसी नेचुरल प्लेस को देख करके जब लौटते हैं तो आप जब शहर में होते हैं, शहर में तरह तरह की प्रॉब्लम समस्याएं जब आप झेलते हैं तो उस समय आपको शांति, आपको कहते हैं ना कंसोल करना, वो कौन करती है, वो प्राकृतिक सुंदरता, जिन चीजों को आप देख करके लौटे हैं वही आपको खुश करती हैं, वही आपको प्रसन्न करती हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब मैं शहर में, मतलब जब इन खूबसूरत चीजों को मैं देखने के बाद मैं शहर गया, मैं जब शहर रहा तो मुझे क्या फायदा इसका मिला, बट ऑफन इन लोनरी रूम्स, जब मैं अकेले रूम में रहा करता था, है ना, जाहिर सी बात है शहर में हमेशा व्यक्ति काम नहीं करता, कभी काम कर रहा है तो कभी अकेले रूम में रहता है। एंड मिड ऑफ द दिन, मिड द दिन का मतलब होता है जो शहर के चमक धमक है, शोरगुल है ना, चारों तरफ की शोरगुल है, परेशानियां हैं, दिक्कत हैं,
ऑफ टाउन्स एंड सिटी, जो शहर की समस्याएं हैं, शहर की कस्बों की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आई हैव ओड टू देम इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, है ना। मतलब इन प्राकृतिक सुंदरता को देखने के बाद इन परेशानियों के समय में भी इनसे मुझे बहुत राहत मिलती थी। वही कह रहे हैं सेंसेशन स्वीट। और जिन जो सेंसेशन मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, इस प्राकृतिक छटा में महसूस कर रहा हूँ, झरनों की आवाज़, फिर उसके बाद सुंदर सुंदर वृक्ष और उनकी कतारें, फिर उसके बहुत जो भी प्राकृतिक सुंदरता हमने देखी, वो सुंदरता क्या करती थी, मुझे बहुत रिलीफ देती थी। और इस प्रकार से ये सेंसेशन स्वीट महसूस होता था, फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट। यहां तक कि इस सेंसेशन को मैंने कहां महसूस किया, अपने ब्लड के अंदर और अपने हार्ट के अंदर। कह लीजिए यूं कि जो प्रकृति के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं, इन्होंने प्रकृति को एकदम से ऐसा फील किया कि जैसे कभी कभी किसी की बातें दिल और दिमाग में छा जाती हैं। वैसे जो प्रकृति है, ये प्रकृति के प्रति अगर आपका लगाव है तो ये प्रकृति भी आपके दिल और दिमाग में एक जगह बना लेती है। एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरस माइंड, और यह क्या करता है, यहाँ मेरे ब्लड में, मेरे वेन्स में, मेरे दिमाग में, हर जगह ये प्रकृति स्थान अपने आप बना लेती है, अपने आप उसमें समा जाती है। विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, है ना। ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, जाहिर सी बात है, जब हम मतलब जब उस एकांत में होते हैं, अब जब हम चीज़ों को, अपनी पुरानी चीज़ों को याद करने लगते हैं, तो हमें बहुत रिलीफ देती है, बहुत आराम देती है। ये प्रकृति हमें बहुत सुख देती है, बहुत जॉय देती है। फीलिंग टू of unremembered pleasure such perhaps as have no sight of tribal influence on that best portion of good man's life, his little nameless unremembered acts of kindness and of love nor less I trust। कहते हैं कि विलियम वर्ड्स कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, राइट, प्रकृति जिस प्रकार से हमें खुश करती है, उसी प्रकार से हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमें एक एफर्ट करना चाहिए कि छोटे छोटे कार्यों को करते रहना चाहिए, जिससे हमें जॉय मिले, जिससे हमें सुख मिले, जिससे हमें आनंद मिले। इसलिए हमें जॉय से रिलेटेड हमेशा छोटे छोटे एक्ट्स को करते रहना चाहिए। टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, अगर देखा जाए तो वास्तव में प्रकृति से हमें जो एक और बड़ा गिफ्ट मिला है, वो क्या मिला है, ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलाइम दैट ब्लेस्ड मूड in which the burden of the mystery, in which the heavy and weary weight of all this unintelligible word। वास्तव में ये ब्लेस्ड मूड है। वास्तव में जो प्रकृति की जॉय होती है, जो प्रकृति को देखने के बाद हमें सेंसेशन फील होता है, जो हमें आनंद मिलता है, ये एक प्रकार से अपने आप में ब्लेस्ड मूड है। और इसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि इस जो अनइंटेलिजिबल वर्ड है, जो ये दुनिया है, क्या है, इंटेलिजिबल नहीं है, अनइंटेलिजिबल है। इसके लोग, यहाँ के भाग दौड़, इसकी समस्याएं, इसकी दिक्कतें अनइंटेलिजिबल है। उस एवरेज में अगर हमें देखें तो ये प्रकृति क्या है, हमारे लिए ब्लेस्ड मूड है। इनलाइटेंड दैट सेरेन एंड ब्लेस्ड मूड इन विच अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन। अब गाइज, अंटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम, कहते हैं प्रकृति के प्रति ये अपने भाव को व्यक्त करते हैं कि जो हमारा कॉर्पोरल फ्रेम है, मतलब जो हमारी बॉडी है, कहते हैं जो हमारी बॉडी है, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड ऑलमोस्ट सस्पेंडेड वी आर लेड अस्लीप। कहते हैं कि जो नेचर की जो फीलिंग है, जो नेचर की जो पावर है, ये हमारे अंदर तो ये तब तक रहती है जब तक कि हम इस कॉर्पोरल शरीर को, मतलब इस नश्वर शरीर को, जब तक इसको हम छोड़ करके नहीं चले जाते हैं। और जब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, तब ये जो हमारी जो हमारा जो कहते हैं ये जो हमारा स्पिरिट है, ये लिविंग सोल बन जाता है। यूं कह लीजिए कि जो प्रकृति है, विलियम वर्ड्सवर्थ की प्राकृतिक छटा, प्राकृतिक सुंदरता विलियम वर्ड्सवर्थ के हृदय में इस प्रकार से समाई है कि उन्होंने फील किया कि जब तक हम धरती पर हैं, अगर मर भी गए तो उसके बावजूद भी ये प्रकृति की जो इफेक्ट है, प्रभाव है मेरे दिल में और ये माइंड में हमेशा। वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाई ए पावर ऑफ हार्मनी एंड डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स। और जाहिर सी बात है, इस प्रकृति की सुंदरता और इस प्रकृति की छटा को हम फॉर एवर महसूस कर सकते हैं। तो
तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको टिंटर्न एब्बी की लाइन को समराइज करने की मैंने कोशिश किया है। मैंने हर लाइन को तो एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन भाव मैंने आपको बता दिया। सारे ये पोएम बहुत काफी लंबा है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मैं कोशिश करूंगा इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस को समझा करके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे जो एग्जाम्स में मोस्टली आते हैं, क्योंकि सारे लाइंस एग्जाम्स में नहीं आते हैं। वर्ड्स जो हैं इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके पहले लेक्चर में वर्ड को पढ़ाया हुआ हूं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। सो गाइज इफ रियली एंजॉयड प्लीज लाइक द वीडियो, इफ नॉट सो यू कैन डिसलाइक द वीडियोस। गाइज इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your near dear and sweetheart one, and finally please send this please send your valuable comment. According to the comment I will be working. Thanks for joining with me. Good day all and take care all.